नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूँ और मेरे साथ आज कुमार सौरभ सिंह है। कुमार सौरभ जी का एक परिचय है कि वो जनसुराज के स्पोक्स पर्सन है और दूसरा जो जरूरी परिचय है वो ये है, ये एक्स बैंकर है और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और लाइव सिटीज में। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी, आज हमने आपसे कनेक्ट इसलिए नहीं किया है कि हम जनसुराज के बारे में या राजनीति के बारे में या फिर प्रशांत किशोर के बारे में बात करें। आज एक देर रात यहाँ पर बहुत जरूरी घटना घटी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट किया कि अब जो है हॉर्मूज टोल फ्री खोल दिया जाएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी, उनकी डील हो गई है। तो बीते कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि युद्ध का असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, तो इसके बाद यानी कि जब डील हो गई अमेरिका और ईरान की, तो अब भारत के अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये सीधे तौर पर गरिमा जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया जाता है, जैसा कथित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है अपने पोस्ट के अनुसार, और ईरान की ओर से भी उनके विश्वस्त सूत्रों या उनके जो आधिकारिक, मैं कहूंगा, पुष्टि भी हुई है कि इस संबंध में बात आगे बढ़ी है। ये सबसे पहले स्वागत योग्य है। और विश्व की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और सीधे तौर पर बिहार की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। और मैं पहले विश्व और भारत पर आऊं, मैं सीधे तौर पर, चूंकि हम सब बिहार से जुड़े हैं, तो देखिए, आपको याद होगा कल ही जीएसटी का नंबर आया है बिहार का, और आज जो है डब्ल्यूपीआई का नंबर आया है। और कल भी कई चैनलों को साक्षात्कार में हमने कहा था कि चाहे थोक महंगाई दर हो या खुदरा महंगाई दर हो या खाद्य की जो महंगाई दर है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। आज जो डब्ल्यूपीआई का नंबर आया है वो 9.68% है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और सीधे तौर पर इसका प्रभाव खुदरा और खाद्य महंगाई दर पर भी होगा। जीएसटी के जो नंबर हैं वो अप्रैल 2025 के मुकाबले जब हम अप्रैल 2026 में देखते हैं तो 2058 करोड़ की जगह 1773 करोड़ रुपए की, यानी 285 करोड़ की गिरावट थी जीएसटी में, बिहार के जीएसटी कलेक्शन में। मई का अगर आप आंकड़ा देखेंगी तो 1105 करोड़ था मई 2025 में। मई 2026 में ये घटकर 859 करोड़ रह गया था। मतलब 246 करोड़ की इसमें गिरावट आई है। और ऐसा क्यों हुआ है? साफ तौर पर पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है और जो उससे बढ़ने वाले जो महंगाई है, जो हमारे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में वृद्धि होती है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दूध हो, रोजमर्रा की चीजों के दाम यानी खुदरा महंगाई पर उसका साफ असर दिखा है। और ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है भारत। हाँ, हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और उसका सीधे तौर पर सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि महंगाई का भी सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार पर है। बगल के उत्तर प्रदेश में 100 रुपए पेट्रोल है तो यहाँ हमारे यहाँ 114 रुपए पेट्रोल है। डीजल की भी कीमतें या गैस की कीमतें ज्यादा हैं। तो अब देखिए कि पेट्रोल डीजल का बिहार में, जबकि हम गरीब हैं आंकड़ों में। जी, ये अप्रत्याशित है गरिमा जी। आप देखिए कि अगर गैस की कीमतों की आप बात करें तो दिल्ली में गैस की कीमत, जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है, वो लगभग 3,000 कुछ रुपए है। लेकिन हमारे यहाँ जो गैस की कीमत है कमर्शियल सिलेंडर की, वो 300 350 रुपए ज्यादा है। वैसे ही घरेलू गैस की सिलेंडर की कीमतों में भी अन्य राज्यों में कीमत कुछ और है, हमारे यहाँ कीमत कुछ और है। पेट्रोल डीजल की बात हम लोगों ने कर ली है। तो सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का असर हमारे डे टू डे एक्टिविटीज पर, भारत के 140 करोड़ लोगों पर सीधे तौर पर पड़ रहा था। 100 दिन से ज्यादा युद्ध जो है वो चला और उसका प्रभाव चाहते या न चाहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़े स्तर पर पड़ा है। 5 प्रमुख चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा। पहला, सीधे तौर पर 60% से ऊपर जो कच्चे तेल, गैस और बाकी की जो चीजें हैं उस पर हमारी निर्भरता है, जो मध्य पूर्व है या जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट पर जो भारत की निर्भरता है ऊर्जा सुरक्षा के मामले में, वो सीधा है।
और कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेड था या जो टेंशन था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, उसका सीधा असर पड़ रहा था। आप देखिए रुपए में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई, रुपया ऑलमोस्ट 96 के स्तर को जो छुआ है, उससे हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो बाकी के इन्वेस्टमेंट है या हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, उसमें बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर उसका प्रभाव पड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बड़ा गैप भारत में देखा जा सकता है प्रत्यक्ष तौर पर। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में एक वोलेटिलिटी इस कदर से है कि जिसकी कल्पना पिछले कई वर्षों में ऐसा नहीं देखा गया था। एक एक दिन में 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा निकालकर भारत से बाहर ले जा रहे थे। म्यूचुअल फंड में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि देश के जितने भी राज्य हैं उनमें बिहार एक प्रॉस्पेरस राज्य के तौर पर बढ़ रहा था, जहां म्यूचुअल फंड के एसआईपी में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे। उसमें पिछले 3 महीने में खासकर मैं कहूंगा फरवरी के बाद एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। युद्ध का साफ असर देखा जा सकता था, महंगाई का साफ असर, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में सबसे पहले हमको अपने घर के हाउस होल्ड की चीजें और जो खाने पीने की चीजें हैं वो प्राथमिकता होती है, शिक्षा प्राथमिकता होती है। उसके बाद जो डिस्पोजेबल इनकम बचता है वो हम इन्वेस्टमेंट की ओर उसको जो है री इन्वेस्ट करते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता था भारत की विदेश नीति पर भी इसका कुप्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा था। अभी आप देखिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैसे वहां 3 नाविक जो है वो भारत के मार दिए गए, और उसकी जितनी भर्त्सना या जितने कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए थी, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, किस प्रकार की विदेश नीति भारत फॉलो कर रहा है, जिसमें हम कड़े शब्दों में अपने जो देश के जो लोग हैं उनके मारे जाने पर हमने निंदा की है, बट वो पर्याप्त नहीं था। और कहीं ना कहीं है आज 50 मिलियन डॉलर समथिंग, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। देखिए वो भी आधिकारिक नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका की दादागिरी जो है, और फाइनली हुआ क्या, इस युद्ध से मिला क्या, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए आज देश के मेरे देश की ही अर्थव्यवस्था नहीं, विश्व के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई है। विश्व में जो एक बैलेंस बन रहा था, और कहीं ना कहीं कोविड से पूरा विश्व जो उबर रहा था, सुधर रहा था, उसको अमेरिका की दादागिरी और रूस यूक्रेन युद्ध ने बहुत हद तक प्रभावित किया। उससे अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि एक प्रकार से कोई भी विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो इस युद्ध से प्रभावित बड़े स्तर पर ना हुआ हो। ऐसा इसलिए है कि सभी देशों की ऊर्जा सुरक्षा कहीं ना कहीं मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट जो है उससे कनेक्टेड रहा है। सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, या जितने भी देश हैं वहां पर, उनसे अलग अलग सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। भारत में भी कई एमएसएमई और एसएमई और बड़े उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। और जिस कारण से आज ये हम कहेंगे एक सनकी व्यक्ति के सनकीपन के कारण ये युद्ध हुआ, उसमें ये अचीव क्या किया। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे ईरान का कोई पक्ष नहीं आया है। ईरान ने अपने शर्तों पर, जो 14 सूत्री शर्तों की बात की जा रही है, औपचारिक तौर पर वो अमेरिका अभी उसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें $300 अरब जो है वो कॉम्पेंसेट करने की बात की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले 1 महीने में सिलसिलेवार ढंग से फेज वाइज उसको कंप्लीटली खोलने की बात की जा रही है। ईरान के विदेश के मामलों में किसी प्रकार के दखल न देने की बात की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन पार्टी का जो दबाव था और ट्रंप की राजनीति और इजराइल में जो स्थितियां बन रही थी या ग्लोबली जो दबाव बन रहा था, ये अच्छी बात है। किसी भी कारण से ये युद्ध अब अगर समाप्त होता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व में शांति के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसका स्वागत होना चाहिए। 14 सूत्री मांग की आपने बात की है, उस पर सहमति बनने की कोई संभावना है?
देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, अभी पता नहीं, ये 5 दिन का गैप है। फ्राइडे को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ये समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर की बात की जा रही है। अब मतलब अगर हम पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, या पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इजराइल का, उनको साफ कहा गया है कि आप लेबनान और बेरूत पर हमले नहीं करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखें और इसमें इंटरेस्ट देखें, तो इजराइल एक ऐसा कंट्री है इन तीनों के बीच में जो मेरी समझ में कभी नहीं चाहेगा कि ये समझौता हो। उसको पता नहीं, उनके जो अलाइनमेंट है, उनके जो चीजें हैं, बट मुझे स्टर्न दिख रहा है इस बार, क्योंकि बहुत दिनों से डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जिट का रूट ढूंढ रहे थे, जिसको कहते हैं ना कि अब क्या उसको बोलते हैं, कंसोलेशन प्राइज टाइप कुछ आप कह सकते हैं। वो पीछे हटने को, अपनी संप्रभुता को लेकर वो समझौते के मूड में नहीं था, और ईरान के लोग ईरान के गवर्नमेंट के साथ खड़े थे कि वो अमेरिका के सामने किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं थे। पीछे दो बड़ी शक्तियां, चीन और रूस का सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते थे कि ईरान को मिल रहा था। और ट्रंप का जो विजिट था चाइना का, वो भी अपने आप में एक इंडिकेटर था। दैट चाइना ने क्लियरली कह दिया था कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते चीन की विदेश नीति को। इस मामले में थोड़ी बहुत अगर कमी रही है, तो भारत की ओर से मुझे दिखी है कमी। कहीं ना कहीं हम कह रहे थे कि हम तटस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झुकाव जो है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ ज्यादा दिखा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं लंबे समय में ईरान के साथ जो हमारी विदेश नीति और विदेश संबंध हैं उस पर पड़ेगा। एक एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ इकोनॉमी के बारे में। मुझे वो चीज अब तक समझ में नहीं आई, या फिर मैं अब तक डिकोड नहीं कर पाई। बीते दिनों आपने देखा कि कैसे दूध के रेट्स बढ़े। सबसे पहले अमूल, सबसे बड़ी सहकारिता कंपनी है दूध की, उसने अपने रेट्स बढ़ाए, और उसके पीछे आपने देखा कि बिहार की जो सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है सुधा ने, और अलग अलग कंपनियों ने भी दूध के रेट्स को बढ़ा दिया। तो अब जब स्थिति शांत होने वाली है और सब कुछ खुलने वाला है, तो क्या रेट्स वापस से सामान्य हो जाएंगे जो पहले पुराने वाले थे, या फिर अब भी वो रेट्स बने रहेंगे? यानी कि ऐसा हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बार जो रेट बढ़ गया वो कभी घटता नहीं है, तो क्या इस सिनेरियो में भी वही होने वाला है? देखिए, इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला जी। आपका बिल्कुल मूलभूत प्रश्न है, और यक्ष प्रश्न मैं इसको कहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सामान्यतः महंगाई एक बार जब बढ़ जाती है, तो उसका ट्रैक, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें कंप्लीट रिवर्सल बहुत कम हो पाता है। और दूसरा ये है कि WPI को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI का जो जांचने का पैमाना है, उसमें आप देखेंगे कि क्रूड के प्राइसेस में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसका पास ऑन जो है वो कंप्लीटली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में किया गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जिसके कारण आपको सिर्फ दूध नहीं, दूध के साथ फल, सब्जियां, बाकी के जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके प्राइसेस में अगर आप देखेंगे तो 10% से लेकर लगभग 15 से 20% की वृद्धि पिछले 2 महीने में दर्ज की गई है। और जब तक ये और देखिए, इसको दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि आप पेट्रोल के प्राइसेस से आम उपभोक्ता जो है प्रभावित होता है, लेकिन डीजल प्राइसेस का सीधा असर माल की ढुलाई और सीधे व्यापार पर पड़ता है। दूसरा, गैस के कारण जो बड़े हमारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स जो हैं और अन्य जो इकोनॉमी में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, उस पर प्रभाव दिखा है। तो आपके प्रश्न का जवाब है कि मुझे डाउट है कि जो प्राइसेस बढ़े हैं उनमें अभी रेगुलराइजेशन या नॉर्मलाइजेशन आपको आने वाले 3 से 6 महीने में दिखेगा। मुझे इस पर डाउट है, ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। और महंगाई का प्रभाव विशेष रूप से भारत में सबसे ज्यादा अगर दिखेगा तो बिहार में दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। यहाँ एक व्यक्ति की आय 208 रुपए है, एवरेज आय जिसको कहते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं। तो पहले से डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है।
बिहार में चुनाव के बाद जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें लोगों को सैलरी, वेतन, भत्ते या जो सरकारी काम हो रहे हैं, उसका पैसे का भुगतान भी नहीं हो रहा है। यानी रोटेशन ऑफ जो मनी कहते हैं इकोनॉमी में, जो पहिया है अर्थव्यवस्था का, उसको चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि रोटेशन ऑफ मनी हो। तो जब डिस्पोजेबल पैसा यानी अतिरिक्त पैसा जब उपभोक्ता के हाथ में होगा नहीं, तो वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, और वो री इन्वेस्ट नहीं होगा तो इकोनॉमी पर उसका साफ प्रभाव दिखेगा। मेरे अनुमान में आने वाले समय में अगले 1-2 महीने में भी आपको जीएसटी के कलेक्शन में गिरावट, बिहार में जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें गिरावट, और इसका प्रभाव होगा कि अनेक प्रकार के शुल्क, अनेक प्रकार के जो टैक्सेस हैं उसकी वृद्धि बिहार को करना पड़ेगा, बिकॉज हम अब कंप्लीटली डेट डिपेंडेंट यानी ऋण आधारित अर्थव्यवस्था बनते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर मुझे दिख रहा है कि फिस्कल नंबर जो बजट में दिए गए थे उसको ब्रीच कर देगा बिहार। यानी सौरभ जी, जिन भी कारणों की वजह से पूरा बिहार डेट में चला गया है, बेशक सरकार की ही नीतियों की वजह से सरकार ने ही कर्ज लिया है, अब किसके लिए लिया नहीं लिया ये सरकार इसकी जवाबदेह है, लेकिन आम जनता को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। यानी कि टैक्सेस हमें ही पे पड़ेंगे और सारी चीजों के जो दाम होंगे उसका भी बोझ हमारे ही जेब पर आएगा। बिल्कुल, 4 चीजें हैं, मैं स्ट्रेट आपको आंसर करता हूं। पहला, पेट्रोल डीजल की वृद्धि पहले से ज्यादा है और उस पर लगभग 10% की अतिरिक्त वृद्धि बिहार में, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की कीमतें हैं, उस पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, रजिस्ट्री के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप देखें तो जितने भी खनन संबंधित पदार्थ हैं, चाहे बालू हो, गिट्टी हो, ईंट हो, इनके रेट्स पहले से बढ़ा दिए गए हैं। जितने भी टैक्सेस हैं अलग अलग प्रकार से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि साफ तौर पर देखी जा सकती है, और सरकार के इनकम का जो सोर्स है वो कहीं से भी मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आप अगर इंडस्ट्रियल इनपुट्स की बात करें तो बिहार में पहले से ही बहुत कम है, हमारे यहाँ उद्योग बहुत कम है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है गरिमा जी, जो सबसे बड़ा प्रभाव है इस अर्थव्यवस्था का और आने वाले 6 महीने में इसका दुष्परिणाम दिखेगा, वो है कृषि। बिहार में 80 से 90% जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी कृषि आधारित है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो ईरान अमेरिका युद्ध से जो सबसे बड़ी दिक्कत उत्पन्न होने वाली है वो यूरिया की दिक्कत होगी। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो यूरिया और डीएपी के दाम में भी वृद्धि होगी और उसकी उपलब्धता में भी दिक्कत आएगी, और इसका सीधा प्रभाव। दूसरा, मॉनसून को लेकर बहुत खराब रिपोर्ट आया है, एल नीनो का संदेह जताया जा रहा है, और अगर कमजोर मॉनसून रहा और बिहार में कृषि अगर कमजोर हुआ तो हमारे अर्थव्यवस्था पर, विशेष रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था पर और देश की अर्थव्यवस्था पर एक मैं कहूंगा बहुत ही खराब सिचुएशन होगा। फिर मैं कहूंगा डिस्पोजेबल इनकम और ज्यादा कम होगा और महंगाई का असर हम पर और ज्यादा दिखेगा। कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था में जो जरूरी रेवेन्यू है उसके कलेक्शन में भी गिरावट और ज्यादा दिखेगी। यानी कि सौरभ जी, युद्ध की स्थिति चाहे जो भी हो, एक मानवता के तौर पर अच्छी बात है कि युद्ध शांत हो गया है, लेकिन बिहार के लिए कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बिहार के लोगों को नुकसान ही नुकसान झेलना है, जो पॉकेट बजट है वो खराब। बिहार ही नहीं गरिमा जी, अभी ये युद्ध, अगर मैं मान लेता हूं कि फ्राइडे को ये समझौता, शुक्रवार को जिनेवा में ये समझौता उस पर अगर सहमति बन भी जाती है, तो जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां वर्तमान में हैं, उसको लेकर आने वाले 6 महीने से साल भर मिनिमम लगेगा आपको, 6 to 12 मंथ। इसको सामान्य होने में शायद उससे भी ज्यादा समय लगे। ये ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को आपने सिग्नेचर कर लिया और कल से स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जिन इंडस्ट्रीज से जो बंद हो गए हैं, जिनके मजदूर जो है लाइवलीहुड के कारण, महंगे गैस के कारण लौट गए हैं, वो परसों अपना सामान पैक करके वापस चले जाएंगे और उसके अगले दिन, डे आफ्टर टुमारो, वो इंडस्ट्रीज चालू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है,
बिहार में अगर खाद और यूरिया की जो किल्लत है, या देश में खाद और यूरिया की किल्लत है, और मानसून का जो प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है, खराब मानसून का, तो उसका प्रभाव तो अर्थव्यवस्था, जीडीपी, महंगाई दर, जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, उस पर साफ तौर पर आपको दिखेगा। और कहीं ना कहीं ये कहीं मैं इसको मानता हूं कि हमको अपने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, आप चाइना को देखिए, अलग दूसरे कंट्रीज को देखिए, वो इतने प्रभावित नहीं हुए हैं जितना भारत प्रभावित हुआ है। भारत में अन्य राज्य उतने प्रभावित नहीं हुए हैं जितना बिहार प्रभावित हुआ है। और इसका कारण है फिस्कल डिसिप्लिन, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कदम उठाने चाहिए थे वो तब नहीं उठाए। ये भी एक आई ओपनर है, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है कि आने वाले समय में कम से कम भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो कि किसी और का युद्ध और भुगते हम। तो आने वाले समय में कम से कम इस पर प्रभावी कदम, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक मिड टर्म स्ट्रैटेजी, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी पे काम होना चाहिए। सौरभ जी, हमें लगता है कि एक दिन एक खास डिस्कशन और होना चाहिए जो केवल और केवल बिहार पर आधारित हो, क्योंकि हमने लीनो की बात की, हमने डीएपी और यूरिया की सप्लाई बंद। आई थिंक ये बहुत आवश्यक है जी, ये बहुत जरूरी है। और एक चर्चा और जरूरी है कि वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारे विभाग में अभी तक वेतन नहीं मिला है, चीजें हम महंगी खरीद रहे हैं, लेकिन हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि हम कर्ज में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पता नहीं कितने दिन कैसे चलेगा, क्या चलेगा। और आपने हाल ही में देखा कि जो पेंशन बांटे गए सरकार की तरफ से, वो आपात कोष से निकाल कर बांटे गए। तो एक दिन मैं अपने दर्शकों के लिए ये भी समझना चाहूंगी कि आपात कोष से पैसे सरकार किन हालातों में निकालती। तो ये सारी मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि देखिए, बिहार में दुर्भाग्य से हम लोगों को इस प्रकार के चर्चा की आदत नहीं है। और ये मैं देखता हूं कि सामान्यतः अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज चलाते हैं तो उस पर आपको बहुत बढ़िया व्यूज मिलता है, कमेंट्स मिलता है, बट बिहार के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो आंकड़े हैं, उस पर चर्चा नहीं होती। और इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। बजट जिस दिन आया था उसके बाद अगले दिन ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बजट डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए रात बीत गया और सुबह में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बट इसकी आदत नहीं है बिहार को। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन भी आप ये डिस्कशन रखेंगे उस दिन बिहार की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति है, बिहार में जो वर्तमान फाइनेंशियल क्राइसिस से जो हम जूझ रहे हैं, इसमें फैक्ट्स के आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि बिहार के समक्ष वो आंकड़े आए। और ये प्रयास कहीं ना कहीं मुझे लाइव सिटीज की ओर से होता दिखता है। मैं देखता हूं कि जो है लाइव सिटीज लगातार इस प्रकार से वित्तीय अनियमितता या वित्तीय कुप्रबंधन या वर्तमान वित्तीय स्थिति पर चर्चा करता है। आपको साधुवाद है। और आप जब चाहें मैं अवेलेबल हूं। आप चाहें तो मेरा राजनीतिक टोपी जो है वो मैं किनारे रखकर एक सामान्य नागरिक की तरह ये चर्चा करने के लिए तैयार। नहीं सौरभ जी, राजनीति पर भी आएंगे। हम आपका स्टैंड भी जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी पर आपका क्या स्टैंड है। उस चर्चा में बिल्कुल आपका स्वागत है। और आज के बिहार की बात के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने जो भी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि युद्ध के समाप्त होने से या फिर युद्ध का विराम लग जाने से भारत पर और खासतौर पर बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है। और जो हम सुबह से उम्मीदें लगाए हुए थे ट्रंप के ट्वीट या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कि सब कुछ वापस से इकोनॉमिकली ठीक हो जाएगा बिहार में, दूध के फिर से 3-4 रुपए कम देने पड़ेंगे, पेट्रोल का फिर से 24-25 रुपए कम देना पड़ेगा, तो वो फिलहाल आपके अनुसार, आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार आने वाले 6-7 महीने तक तो नहीं दिखने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने।